हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10 साइंस में चैप्टर 6 में हम 2 लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम थर्ड लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन इज ए लाइफ प्रोसेस वेयर सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड और एब्जॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी आर कैरिड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. It also transports waste material which is to be excreted out from the body. ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में जो भी सब्सटेंसेस सिंथेसाइज होते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं उसे बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जाता है. इसके अलावा हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं उसे भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. अब हम ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे. The components of the transport system in human beings are the heart, blood and blood vessels. Human beings में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में समझेंगे. ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा in which the cells are suspended. Plasma transports food, carbon dioxide and nitrogenous waste in dissolved form. Oxygen is carried by the red blood cells. Many other substances like salts are also transported by the blood. We thus need a pumping organ to push blood around the body. Blood एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी सब्सटेंसेस सिंथेसाइज होते हैं उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. इसके अलावा ब्लड हमारी बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. अब ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो ब्लड में 55% होता है प्लाज्मा. ठीक है, ये प्लाज्मा क्या होता है? तो देखिए प्लाज्मा एक लिक्विड है जिसके अंदर 3 टाइप के सेल्स मीन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा फ्लोट होते हैं. ठीक है, प्लाज्मा जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. इसके अलावा प्लाज्मा में जो आरबीसी प्रेजेंट होते हैं जिसे रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं वो हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं. इसके अलावा दूसरे सब्सटेंस जैसे कि सॉल्ट्स हैं उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड. डब्ल्यूबीसी जो होते हैं जिसे वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं. और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हमारी बॉडी में अगर कभी इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है और जब ब्लड निकलने लगता है तो उसको क्लॉट करने का काम करता है. तो ये जो ब्लड है उसको बॉडी में पंप करने के लिए हमारी बॉडी में एक पंपिंग ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं हार्ट. अब हम हार्ट का स्ट्रक्चर पहले समझ लेंगे. द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज अवर फिस्ट. ठीक है, हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे फिस्ट जितना होता है. The heart is divided into 4 chambers consisting of 2 atria and 2 ventricles. The atria receive blood while the ventricles pump blood. जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है. ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उनको एट्रियम बोलते हैं और नीचे के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल बोलते हैं. तो एट्रियम जो है वो ब्लड रिसीव करने का काम करते हैं और वेंट्रिकल ब्लड को पंप करने का काम करते हैं. The right atrium receives blood from the superior and inferior vena cavas. Then blood moves to the right ventricle where it is pumped to the lung. तो सबसे पहले पूरी बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है. फिर राइट एट्रियम में से ब्लड मूव होता है राइट वेंट्रिकल में. फिर राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में. द लंग्स रीऑक्सीजनेट द ब्लड एंड सेंड इट टू द लेफ्ट एट्रियम. लंग्स के अंदर ब्लड में से जो CO2 होता है वो रिमूव हो जाता है और ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है. तो इस तरह से जो रीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में. ब्लड मूव्स फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल वाया द बाइकुस्पिड वाल्व. Blood is pumped out of the left ventricle to the aorta which sends blood to the organs and muscles of the body. लेफ्ट एट्रियम के बाद ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में से फिर ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में पंप होता है. अब हम देखेंगे कि हार्ट जो है वो किस तरह से फंक्शन करता है. तो बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि जो हार्ट है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड
दोनों तरह के ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये दोनों ही ब्लड मिक्स ना हो जाए, उसे प्रिवेंट करने के लिए हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो लंग्स में जाता है, लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाती है ब्लड में से, ऑक्सीजन मिक्स होता है और ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो वापस हार्ट में आता है। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और फिर जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो पूरे बॉडी में पंप होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू thin walled upper chamber of the heart on the left atrium. The left atrium relaxes when it is collecting this blood. तो लंग्स में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो हार्ट में ये जो अपर चैम्बर है लेफ्ट एट्रियम जिसकी वॉल थिन होती है इसमें आता है थ्रू द पल्मोनरी वेन। तो जब पल्मोनरी वेन में से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है तो लेफ्ट एट्रियम जो है वो रिलैक्स होता है। रिलैक्स इसलिए होता है ताकि वो ब्लड को कलेक्ट कर सके। It then contracts while the next chamber, the left ventricle, relaxes so that the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. इसके बाद जो लेफ्ट एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को कलेक्ट करता है तब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? रिलैक्स होता है। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कलेक्ट हो जाने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होता है तब क्या होता है? तो ब्लड बाहर निकलता है और ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी to the upper chamber on the right atrium as it relaxes. As the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle, dilates. ठीक है, तो इस तरह से लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उससे पूरे बॉडी को ब्लड पहुंचता है, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है। उसके बाद फिर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। तो जब राइट एट्रियम में ब्लड आता है तो राइट एट्रियम रिलैक्स होता है, ब्लड को कलेक्ट करता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होते ही जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, तो जब राइट वेंट्रिकल ब्लड कलेक्ट करेगा तो वो डायलेट होगा, रिलैक्स होगा। This transfers blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है उसके बाद वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than the atria do. Walls ensure that blood does not flow backwards when the atria or ventricle contract. ठीक है, देखिए वेंट्रिकल्स जो हैं वो पूरे बॉडी ऑर्गन को ब्लड पंप करते हैं। इसके लिए इनकी जो वॉल्स होती है वो एट्रियम के कंपेयर में कैसी होती है? थिक होती है। ठीक है, इसके अलावा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्स होते हैं। ये वॉल्स इसलिए होते हैं कि ताकि जो ब्लड है वो फिर से फ्लो बैक ना हो जाए, फिर से ऊपर की तरफ ना चला जाए। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स. The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated from mixing. ठीक है, तो हमने देखा कि जो हार्ट है उसमें ये जो राइट साइड और लेफ्ट साइड उनके हम कलर देख सकते हैं कि राइट साइड के जो कलर है वो ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का इसलिए क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बताता है। ठीक है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और जो लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो ये सेपरेशन इसलिए होता है कि ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए। सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। और इस तरह का सेपरेशन उन एनिमल्स में होता है जहां पर ऑक्सीजन की डिमांड बहुत हाई रहती है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और ये जो हाईली ऑक्सीजन डिमांड है वो उन एनिमल्स में रहती है जिनको एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ठीक है, जैसे कि बर्ड्स है और मैमल्स है, तो उनमें एनर्जी की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि उनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. Such animals like amphibians or many reptiles have 3-chamber hearts and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood
स्ट्रीम्स। और ऐसे एनिमल्स कि जिनके अंदर एनर्जी की ज़्यादा जरूरत नहीं रहती, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की भी ज़्यादा जरूरत नहीं रहती है। क्योंकि एनर्जी की जरूरत इसलिए नहीं रहती क्योंकि उनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना नहीं होता, क्योंकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरमेंट, जैसे कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, उनके अंदर जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर हार्ट होता है, और इसीलिए वो अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम थोड़ी मिक्स हो जाए तो उसको टॉलरेट भी कर सकते हैं। वैसे अगर हम फिश में देखें तो फिश के अंदर जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्स का होता है, ठीक है। फिश ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर टू देयर हार्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड passes डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। फिश के अंदर जो हार्ट होता है उसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले एट्रियम में आता है, फिर वेंट्रिकल में आता है, फिर वहां से वो गिल्स में जाता है। गिल्स में क्या होता है, तो गिल्स में ब्लड के अंदर रहा हुआ जो CO2 है वो निकल जाता है और ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है। उसके बाद जो ब्लड है वो हार्ट में ना जाते हुए पूरे बॉडी में पास होता है। Thus, blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of the passage through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. This is known as double circulation. इस तरह फिश के अंदर जो पूरा 1 साइकिल होता है उसमें सिर्फ जो ब्लड है वो हार्ट में एक ही बार एंटर होता है, इसीलिए उसे सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। जबकि जो अदर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें हार्ट में 2 बार ब्लड एंटर होने की वजह से उनमें डबल सर्कुलेशन होता है। द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स। अब हम ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे। 2 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body. Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls. ठीक है, आर्टरीज क्या करती हैं, तो आर्टरीज हार्ट में से बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उन तक ब्लड ले जाने का काम करती है। मतलब कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हार्ट से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाती है। तो जो आर्टरीज होती है उनके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ही हाई प्रेशर से फ्लो होता है, इसके लिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो थिक और इलास्टिक होती है। Veins collect the blood from different organs and bring it back to the heart. They do not need thick walls because the blood is no longer under pressure. Instead, they have walls that ensure that the blood flows only in one direction. अब वेन्स में फ्लो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वेन्स क्या करती है, तो वेन्स पूरे बॉडी में से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करके हार्ट तक लाने का काम करती है, ठीक है। वेन्स की जो वॉल्स होती है वो आर्टरीज की कंपेयर में थोड़ी थीन होती है, मतलब उतनी थिक नहीं होती है। इसके अलावा वेन्स में वॉल्स भी होते हैं, वॉल्स की वजह से जो ब्लड होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. ठीक है, अब ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचने के बाद जो आर्टरी है वो छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाती है ताकि उस ऑर्गन के हर एक इंडिविजुअल सेल तक ब्लड जो है वो फ्लो हो सके। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर 1 cell thick and are called कैपिलरीज। और ये जो स्मॉल वेसल्स होती हैं उनकी जो वॉल है वो 1 cell की होती हैं, जिनको कैपिलरीज बोलते हैं। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। What happens if this system of tubes develop a leak? Think about situations when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to a loss of pressure which would reduce the efficiency of the pumping system. To avoid this, the blood has platelets cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury. क्या हो अगर ये जो ट्यूब का सिस्टम है वो लीक हो जाए, तो जब भी हमें इंजरी होती है और हमें ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तब हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम होता है कि जिसकी वजह से जो ब्लड लॉस है वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में इंजरी होती है और ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाता है तो ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो पंपिंग सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमारे ब्लड जो है उसके अंदर होते हैं प्लेटलेट सेल्स। ये प्लेटलेट सेल्स क्या करते हैं, तो ये हमारी बॉडी में से जो भी ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसको स्टॉप करते हैं, उसको वहीं पे क्लोट कर देते हैं, ठीक है। जो ब्लड लॉस है उसको मिनिमाइज करते हैं। अब हम देखेंगे लिम्फ के बारे में।
There is another type of fluid also involved in transportation. This is called lymph or tissue fluid. ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में एक और फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड. थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intracellular spaces in the tissues to form the tissue fluid or lymph. ठीक है, जो कैपिलरीज होती है ना उनकी वॉल्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें से थोड़े अमाउंट में से प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स बाहर निकल जाता है. कहाँ बाहर निकल जाता है? तो इंट्रासेल्यूलर स्पेस में. इंट्रासेल्यूलर स्पेस मतलब कि जो दो सेल्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर स्पेस. तो कैपिलरीज की वॉल्स में जो पोर्स होते हैं उसमें से थोड़े अमाउंट में से प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स इंट्रासेल्यूलर स्पेस में बाहर निकल जाता है और बन जाता है टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ. इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन. ठीक है, ये जो लिम्फ होता है वो ब्लड के प्लाज्मा जैसा ही होता है, कलरलेस होता है और कुछ अमाउंट में इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है. लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. अब ये लिम्फ क्या करता है? तो लिम्फ इंटेस्टाइन में से जो भी डाइजेस्टेड फैट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके अलावा जो एक्सेस फ्लूइड होता है जो टिश्यू मेटाबॉलिज्म में जनरेट होता है उसको वापस ब्लड के अंदर भेज देता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंप्लीट होता है. तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में लिख के बताएं और अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.